बनेगा नहीं कि आपने एक टॉपिक ले लिया और कल्पना कर रहे हैं, क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया? जैसे एक डायलॉग है कि बात होनी थी गरीबी रेखा पर और बात होती रही रेखा की गरीबी पर। ठीक है, रेखा एक फिल्म की अभिनेत्री है ना, तो बोला गया कि बात होनी थी गरीबी रेखा पर और बात होती रही रेखा की गरीबी पर। कहने का मतलब यह है कि आपका जो टॉपिक था वो कुछ और था और आप क्वेश्चन आयर में जो क्वेश्चन लेके पहुंच गए वो कुछ और था। मतलब आपका रिसर्च टॉपिक था गरीबी रेखा और रेखा की गरीबी वाला पूरा क्वेश्चन बना लिया आपने, तो लेके पहुंच गए, तो रिसर्च होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब आप करेंगे तो आपको आपका क्वेश्चन भी सेट वहीं पर हो जाएगा और उसी के आधार पर अपना क्वेश्चन आयर, शेड्यूल, इंटरव्यू जो भी आपको मेथड अपनाना है उस मेथड के तहत उसी क्वेश्चन को आप पूछेंगे। क्लियर? उसके बाद आप देखिए दिया हुआ है प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। उसके बाद आप डाटा को प्रोसेस करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। अब वहां पे आप कौन सा मेथड यूज करेंगे वो आगे की बात है। उसके आधार पे आप जब डाटा एनालिसिस हो जाएगा फिर आप राइटिंग का रिपोर्ट का काम करेंगे। ठीक है, रिसर्च प्रोसेस समझ में आया? यही प्रोसेस से आपको बनाना है अपना रिसर्च रिपोर्ट। तो ये एक प्रक्रिया हुई जो आपको जानना बहुत जरूरी था। अब आगे बात करते हैं डिसर्टेशन और थीसिस के स्ट्रक्चर की, कि आपको आपके डिसर्टेशन या थीसिस के लिए जो संरचना होगी वो किस प्रकार से होगी या उस संरचना को समझना कैसे है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है टाइटल। जब आप कोई रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट तैयार करेंगे, डिसर्टेशन बनाएंगे, थीसिस बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कौन सा पेज आएगा? टाइटल पेज। तो वहां पर टाइटल पेज में क्या क्या रहता है? टाइटल पेज में आपका जो भी रिसर्च वर्क होगा उसका टाइटल आएगा, आपके कॉलेज का नाम आएगा, ठीक है, आपका नाम आएगा, आपके सुपरवाइजर का नाम आएगा, आपके क्लास का नाम आएगा, यही रोल नंबर वगैरह ये सब आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका एक पेज बनेगा डिक्लेरेशन का, जो बैरागी सर बता चुके हैं। डिक्लेरेशन वाले पेज में आप ये डिक्लेयर करते हो कि आपके द्वारा ही ये ओरिजिनल वर्क किया गया है, आपने कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद एक पेज आएगा सर्टिफिकेट का, जो आपके कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा कि आप इस विषय में विषय के छात्र छात्रा हो। ठीक है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट का पेज आएगा जहां पर आप उन लोगों का एक्नॉलेज करोगे जो जिन्होंने आपकी कहीं ना कहीं हेल्प की है उस प्रोजेक्ट को तैयार करने में। उसके बाद जो पेज आएगा आपका कंटेंट का, टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक, तो टेबल ऑफ कंटेंट आप जान ही रहे हो, किताब वगैरह पढ़ते हो तो शुरू में क्या दिया होता है? कंटेंट दिया होता है ना, चैप्टर दिया होता है, चैप्टर के आगे पेज नंबर दिया होता है। सेम ऐसा ही यहाँ पर भी रहेगा, टेबल ऑफ कंटेंट में आपको जो भी चैप्टर वगैरह रहेगा उसके आगे पेज नंबर दिया जाएगा। फिर आप देखो लिस्ट ऑफ टेबल दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ फिगर, लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन। तो अगर आपके स्टडी में कोई लिस्ट ऑफ टेबल, फिगर, एब्रिविएशन वगैरह है तो उसकी भी लिस्टिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर आप देखिए यहाँ अब्स्ट्रैक्ट आ गया, इसको समझिए अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। कोई जानता है अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? आप अपना अगर कभी प्रोजेक्ट बनाएंगे, डिसर्टेशन बनाएंगे, तो उसमें सबसे पहले एक लिखेंगे अब्स्ट्रैक्ट का पेज होगा, जो कि 250 से 500 शब्दों के बीच में रहेगा। तो अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? ये बेसिकली आपका एक ब्रीफ इंट्रो होता है पूरे आपके रिपोर्ट का। अगर कोई व्यक्ति आपका अब्स्ट्रैक्ट पढ़ ले तो उसे पता चल जाएगा कि आपने इसमें क्या काम किया है। ठीक है, आपके जो भी पूरे चैप्टर होते हैं या जो भी चीजें होती हैं, तो इसमें सामान्यतः क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट में आपका जो भी वर्क है उसका इंट्रोडक्शन, उसका बैकग्राउंड, उसकी मेथोडोलॉजी, उसका रिजल्ट, ठीक है, ये सब चीजों को शामिल करके आप क्या बनाते हैं? अब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। ठीक है, मतलब 200 से 250 शब्दों को पढ़ने के बाद
एक पढ़ने वाला व्यक्ति ये तय करेगा कि आपकी पूरी रिपोर्ट को हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। और इसकी महत्वता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि किसी भी रिसर्च स्कॉलर के पास जो सबसे जिस चीज की कमी होती है वो क्या है? टाइम, समय। आप देखेंगे ना कि बहुत से जो इंस्टीट्यूट है वो केवल अब्स्ट्रैक्ट पीरियोडिकल पब्लिश करते हैं, जैसे केमिकल अब्स्ट्रैक्ट ना। बहुत सारे सब्जेक्ट का केवल ऐसा मैगजीन प्रकाशित होता है जिसमें केवल अब्स्ट्रैक्ट ही दिया होता है। वो किसके लिए होता है? स्कॉलर के लिए होता है, रिसर्च स्कॉलर के लिए, ताकि वो केवल अब्स्ट्रैक्ट पढ़े और समझ जाए कि उसको आगे से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। वो 500 पेज की अगर किताब पढ़ेगा उसके बाद उसको ये समझ आएगा कि वो ये तो बेकार था, मेरे काम का नहीं था। समझ रहे हैं? तो उसका पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा और वो रिसर्च ही करता रह जाएगा। तो उन लोगों के लिए, रिसर्च स्कॉलर के लिए, जो भी रिसर्च करते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जब भी आप अब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे तो बहुत सावधानी पूर्वक लिखेंगे और बहुत ही अट्रैक्टिव वे में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इससे ही आपके पूरे वर्क का पता चल जाएगा। ठीक है, फिर हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो हमारा सामान्यतः जो होता है वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। तो हमारे जो चैप्टर 1 में जो चीजें आएंगी, जैसे आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो अब ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट में आता क्या क्या है। ठीक है, तो जब पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन का होगा तो उसमें सामान्यतः एक जो पहला तो इंट्रोडक्शन ही हो गया, सामान्य उसके जो भी परिचय होगा। फिर नीड फॉर द स्टडी, आप उसकी नीड बताएंगे जो आप अध्ययन कर रहे हैं। फिर आप स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम देंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम था। फिर आप डेफिनेशन ऑफ द की कॉन्सेप्ट, मतलब आपका जो पूरा टाइटल है उसमें जो कीवर्ड है उन कीवर्ड के आपने डेफिनेशन देंगे। वहां से क्लियर होगा कि आपके टाइटल में जो भी टर्म आए ना, जो भी टर्मिनोलॉजी थी उसको आप डिफाइन करेंगे, उसी को बोल रहा है डेफिनेशन ऑफ द की कॉन्सेप्ट। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, आपके इस अध्ययन का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो भी इसी चैप्टर में रहेगा। ठीक है, चैप्टर 1 में। फिर आपका हाइपोथेसिस, आपकी जो भी हाइपोथेसिस है वो यहाँ पर आप दर्शाएंगे। उसके बाद स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, जैसा कि बैरागी सर आप लोगों को बता रहे थे, आपका क्या स्कोप है और क्या लिमिटेशन है, वो भी इसी चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट का हिस्सा रहेगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, अब इसी पार्ट में आप अपने लास्ट में जितने भी चैप्टर बनाए हैं, चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक जो भी आपका चैप्टराइजेशन हुआ है वो यहीं पर आप बता देंगे एक बार। तो इंट्रोडक्शन पार्ट से भी आपकी सारी चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? फिर आइए चैप्टर 2। चैप्टर 2 आपका बात करेगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर से। तो यहाँ पर भी आप उसका इंट्रोडक्शन देंगे, सोर्सेज और लिटरेचर रिव्यू के बारे में बताएंगे और आपने कैसे ऑर्गेनाइज किया है, कैसे लिखा है अपने लिटरेचर रिव्यू को बताते हुए जो भी लिटरेचर रिव्यू आपने किया है उसका पूरा डिटेल यहाँ देते जाएंगे 1 by 1। और लिटरेचर रिव्यू में एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप 2024 में कोई कार्य कर रहे हैं तो 2018 या 1997 का लिटरेचर रिव्यू नहीं, वहां से तो चलेगा लेकिन आपको एकदम लेटेस्ट तक रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 97 से छोड़ दिए, आपको 2024 तक के लिटरेचर को लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे इसका मतलब तो आप तो खुद गैप कर दिए ना। आप 24 तक जब पढ़ेंगे तब तो रिसर्च गैप पता चलेगा ना आपको कि गैप कहाँ पर है, एक्चुअली में हमको वर्क कहाँ करना है, एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है। तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर रिव्यू करना है और करेंट का करना ही करना है। ठीक, फिर तीसरा चैप्टर जो हमारा है वो मेथोडोलॉजी का रहेगा। मेथोडोलॉजी में भी आप उसका मेथोडोलॉजी का इंट्रोडक्शन बताएंगे, लिटरेचर सर्च करने का तरीका बताएंगे, आपने क्या क्या तरीका अपनाया, कहाँ कहाँ से लिटरेचर को सर्च किया, आपका पूरा रिसर्च डिजाइन क्या है, आपके स्टडी का पॉपुलेशन क्या है, आपने कितने लोगों का चुनाव किया है, आपका सैम्पलिंग का मेथड क्या है, टूल्स जो आपने यूज किया है डाटा कलेक्शन के लिए वो कौन से टूल्स को आपने यूज किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चनर एंड रिस्पॉन्स पैटर्न क्या आपने यूज किया है,
और डाटा एनालिसिस करने के लिए आपने कौन सा टूल यूज किया है, और साइटेशन स्टाइल आपने कौन सा यूज किया है। ये सारी चीजों का जिक्र आप कहाँ करेंगे, मेथोडोलॉजी चैप्टर में। जो भी मेथड आपने यूज किया आपने रिसर्च से रिलेटेड, ठीक है, वो सब किस पार्ट में आएगा, मेथोडोलॉजी में, चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3, 4 हो सकता है ना। कभी कभी क्या होता है कि कोई अपने रिसर्च में 5 चैप्टर लेता है, कोई 6 भी ले लेता है, कोई 7 भी ले लेता है। तो आप ऐसा नहीं मानिएगा कि चैप्टर 3 ही रहेगा, लेकिन एक जो सामान्य 4-5 चैप्टर में ही सिमटता है, मैं उसको एग्जाम्पल के तौर पे लिया। वहां पर ये चैप्टर 3 में इतनी बातें आएंगी मेथोडोलॉजी में। क्लियर है। अब चैप्टर 4 जो है हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा का है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो भी क्वेश्चन हम बांटे थे, क्वेश्चन आया चाहे सर्वे मेथड के माध्यम से, जो भी आंसर हम लिए थे, 1 बाय 1 करके हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जो भी प्रश्न बनाए थे उनसे जो भी आंसर है, अब उनका हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और उसी के आधार पे फिर हमारा आगे ये चैप्टर 5 आएगा, जहाँ पे समरी ऑफ फाइंडिंग लिखेंगे, हमारा जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, और फिर एक कंक्लूजन देंगे, और भविष्य के लिए फिर क्या देंगे, सुझाव देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आप जैसे देख रहे थे, तो यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे श्रीवास्तव सर ने बोला था कि जिसके पास नॉलेज है वही पावरफुल है ना? और आप जो आज जिस सोसाइटी में जी रहे हैं, उस सोसाइटी को बोलते हैं सूचना समाज, इंफॉर्मेशन एज। सूचना युग में आप जी रहे हैं। आज सब तरफ क्या है, केवल सूचना ही सूचना है। जिसके पास सूचना है वो ही क्या है, ताकतवर है। आप गूगल में सर्च कर लो, कोई प्रोडक्ट सर्च कर लो, आप फेसबुक पे सर्च कर लो, आप किसी भी ऐप में सर्च कर लो, और फिर फेसबुक खोल लो, आपके फेसबुक में उसी से रिलेटेड ऐड आने लगेगा। मतलब कि अमेरिका वहां से बैठकर देख रहा है कि राम भजन राय पीवीएस महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान के फलाने छात्र क्या सर्च कर रहे हैं, ये भी उसको पता है। ठीक है, ये है सूचना की ताकत। तो इसीलिए आपको भी सूचना की ताकत को समझना होगा, और ये पूरा रिसर्च जो है वो सूचना से शुरू होकर सूचना पे ही समाप्त होगा। जैसे आप जो इंफॉर्मेशन साइकिल होता है, डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, ये 4 चीज मिलकर इंफॉर्मेशन साइकिल को पूरा करेंगे। तो आप कल्पना करो कि आप डाटा से शुरुआत करोगे और विजडम तक पहुंचना है आपको, और विजडम पे पहुंच के फिर कहाँ आपको डाटा पे जाके छोड़ देना है। इसके लिए आने वाली पीढ़ी के लिए वो फिर डाटा से शुरू करेगा ना, क्योंकि रिसर्च है ना, अगेन एंड अगेन क्या कर रहा है, सर्च ही कर रहा है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, रिसर्च। तो जैसे और आप सभी लोग अपने जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में डाटा से लेकर विजडम तक कई बार पहुंच चुके हो। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, मैं पिछली क्लास में भी दिया था कि चाय कितने लोग बनाना जानते हैं, यहाँ बैठे कितने लोग चाय बनाना जानते हैं, हाथ खड़ा करिए। लगभग सारे लोग चाय बनाए हो ना, ठीक है। अब मैं डाटा से शुरू कर देता हूं और विजडम पे लाके खत्म करूंगा। आप विचार करो कि चाय पत्ती एक जगह लिखा हुआ है, दूध लिखा हुआ है, पानी लिखा हुआ है, चीनी लिखा हुआ है, अदरक, इलायची, दालचीनी, ये सब लिखा हुआ है। ये सब क्या है, डाटा है। डाटा सब अलग अलग है, एक नाम है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जब डाटा का कलेक्शन ना, सेट ऑफ डाटा जो है वो क्या करे, मीनिंग प्रोवाइड कर दे, उसको फिर क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। सपोज एक डाटा, एक इंफॉर्मेशन है जिसमें लिखा हुआ है कि दूध में चाय पत्ती, चीनी को मिला के पकाने से चाय बनता है। ठीक, ये एक लाइन हुआ, ये एक आपको अर्थ प्रदान कर रहा है। तो ये आपके लिए क्या हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ। ठीक है ना, बहुत साधारण एग्जांपल है, लेकिन आपके लिए डाटा से लेकर विजडम तक समझने के लिए बहुत आप समझ जाओगे, ध्यान देना। ये एक सेंटेंस हुआ। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि चाय में, अब तो आप जान गए चाय कैसे बनता है ना। अब एक लाइन है कि चाय में इलायची डाल देने से चाय जो है टेस्टी बनती है।
अब ये दूसरा स्टेटमेंट था, ये भी आपके लिए क्या हुआ, इंफॉर्मेशन ही हुआ। अब एक तीसरा स्टेटमेंट हुआ कि चाय में अदरक और इलायची डाल देने से चाय टेस्टी बनती है। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए हुआ कि तीनों मिला के दालचीनी डालने से टेस्टी बनती है। ऐसे ही मान लीजिए 4, 5, 10 आपके पास इंफॉर्मेशन आ गया, ये सब इंफॉर्मेशन था। लेकिन ये आपने केवल क्या किया, किसी से सुना, कहीं पढ़ा ना, तब तक ये क्या था, इंफॉर्मेशन था। अब आप विचार करिए कि एक ऐसा चाय आपने बनाया और उसमें फिर आपने इलायची भी डाल दिया, एक बार आपने लौंग भी डाल लिया, एक बार आपने दालचीनी भी डाल लिया, आपने कोई और मसाला भी डाल लिया। अब सबको आपने पी लिया। अब आपको सारे का टेस्ट स्वयं पता चल गया कि वास्तव में ये टेस्टी है कि नहीं है। अब आपने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को आपने महसूस किया, आत्मसात किया। अब ये कहाँ कन्वर्ट हो गया, नॉलेज में। अब ये इंफॉर्मेशन नहीं था ना, इंफॉर्मेशन कन्वर्ट कहाँ हो गया, नॉलेज में। अब आप नॉलेज की प्रक्रिया में पहुंच गए हैं। आप विजडम में कैसे पहुंचेंगे, बता सकता है कोई, विजडम में कैसे पहुंचेंगे आप? गुड 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 गुड, समझ गया मैं। अब जैसे आप क्या करेंगे, अब अपना दिमाग लगाएंगे कि नहीं इसमें थोड़ा सा ये चेंज कर देंगे तो शायद और टेस्टी बन जाएगा, या आप कोई नया मसाला तैयार कर देंगे ना, तो यहाँ एक आध चीज को निकाल देंगे, दूसरे किसी एक आध चीज को ऐड कर देंगे, काली मिर्च भी मिला देंगे। ठीक है, मतलब अब आप क्या कर रहे हैं कि सूचनाओं से जो मिला था, आपने जब आत्मसात किया, अब वहां पे आप अपना इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नया फल ला रहे हैं, कुछ नई चीज ला रहे हैं, वो क्या हुआ फिर, विजडम, क्योंकि अब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, यही चीज रिसर्च है। आपने डाटा से शुरू किया और आपके पास इंफॉर्मेशन आया, फिर आपने उस पर वर्क करते करते नॉलेज में कन्वर्ट किया, फिर लास्ट में आप विजडम पे गए और डाटा पे ले जाके छोड़ दिए। अब वो दूसरे लोगों के लिए डाटा हो गया। भाई आप जो रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि अब तुम ये काम कर सकते हो, इसमें ये काम हो सकता है, या ये संभावनाएं हैं, अब उसके लिए क्या हो गया, वो डाटा हो गया, फिर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। ठीक है, इसीलिए वो रिसर्च है। क्लियर है जी सर। फिर आइए देखिए, इसके बाद ये चैप्टर हो गया, फिर हम रेफरेंस की बात करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि लोग रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, और वो अपने मन से ही रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं। कभी ऑथर लिख देंगे, कभी कुछ लिख देंगे, टाइटल लिख देंगे। ऐसा नहीं होता है। रेफरेंस का एक स्टैंडर्ड होता है। रेफरेंस हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देना चाहिए। उसके लिए हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने स्टैंडर्ड के रेफरेंस के स्टैंडर्ड क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो हमको उन्हीं स्टाइल में रेफरेंस देना रहेगा। और दूसरा है बिब्लियोग्राफी। यहाँ आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहेंगे कि रेफरेंस जो होता है और बिब्लियोग्राफी जो होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। आप रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी को एक ही जगह यूज नहीं करेंगे और एक ही समझने की गलती भी नहीं करेंगे। रेफरेंस जो होता है वो जो भी आपने साइट किया हुआ है, जैसे आप मान लीजिए अपने चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन में कोई पार्ट लिख रहे हैं, ठीक है, अब आपने उसकी किसी पैरा में कोई डेफिनेशन दिया हुआ है, या कोई का कोई पूरा पैरा उठा लिया है 2-4 लाइन का, तो अब वो जहां से आपने उठाया है, तो जैसे 1 फिर 2 3 जितने नंबर पे आप उठाते जा रहे हैं वहां पे नंबरिंग करते जाते हैं ना, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, उसी सीक्वेंस में आपको रेफरेंस लिखना रहेगा। ठीक है, उसी सीक्वेंस में आपको रेफरेंस लिखना रहेगा, वो होता है रेफरेंस। और बिब्लियोग्राफी क्या होता है कि आपने अपने पूरे वर्क के दौरान जहां जहां से अध्ययन किया, आपने साइट किया या नहीं किया, लेकिन आपने कंसल्ट किया था, तो आप उसको कहां देंगे, बिब्लियोग्राफी में। और बिब्लियोग्राफी में दोनों चीजें रहेंगी, रेफरेंस भी रहेगा और जो मतलब आपने जहां से साइट नहीं किया है वो भी रहेगा, उसी को बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, फिर एनेक्सर में आप जो चीजें छूट जाती हैं, आपको लगता है कि इसको और भी दिया जा सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चाहें तो एनेक्सर के अंदर दे सकते हैं।
अब जो मैं अभी रेफरेंस की बात कर रहा था साइटेशन स्टाइल की, तो आप यहाँ देखिए 4 प्रकार के जो है, ये पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा साइटेशन स्टाइल चलते हैं वो हमारे यही हैं। एपीए साइटेशन स्टाइल, एमएलए साइटेशन स्टाइल, शिकागो, तुराबियन और IEEE। और ऐसे कम से कम सैकड़ों रेफरेंस के स्टाइल हैं, ठीक है। और कोई कोई पर्टिकुलर जर्नल जो है अपना खुद का भी बनाकर रेफरेंस स्टाइल रखा हुआ है। तो आप जब उसके रिसर्च पेपर में पब्लिश करेंगे तो आप उसका फॉलो करें, अदरवाइज आप इसमें से किसी का फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, स्टैंडर्ड है कि आपको ऑथर का नाम कहाँ लिखना है, आपको पब्लिशर का नाम कहाँ लिखना है, पेज नंबर कहाँ लिखना है, वगैरह वगैरह। तो वो एक स्टैंडर्ड बना के दे दिया है, बस आपको क्या करना है कि इसके स्टैंडर्ड के अनुसार उसको रख देना है। यहाँ देखिए एक बेसिक फॉर्मेट दिया हुआ है इसके लिए, बुक के लिए। ये एपीए का है ना, एपीए का स्टैंडर्ड है ये। आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऑथर लास्ट नेम, फर्स्ट इनिशियल, ईयर, बुक टाइटल, सब टाइटल और पब्लिशर। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ दिया हुआ है ऑथर का नाम, ब्रैकेट में ईयर दिया हुआ है और टाइटल दिया हुआ है और पब्लिशर का नाम दिया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जब भी अपना बनाएंगे तो एपीए स्टाइल में बुक के लिए क्या स्टैंडर्ड है, जर्नल के लिए क्या स्टैंडर्ड है, थीसिस या डिसर्टेशन के लिए क्या स्टैंडर्ड है, वेबसाइट के लिए क्या स्टैंडर्ड है, फोटोग्राफ्स के लिए क्या स्टैंडर्ड है, तो एक जगह आप लिख लीजिए। अब आप जहां जहां से ले रहे हैं उसी सीक्वेंस में आप रख दीजिए कि यहाँ पे लेखक का नाम आएगा, यहाँ पर टाइटल आएगी, यहाँ पर पब्लिशर आएगा, ठीक है। ये देखिए ई बुक के लिए फॉर्मेट है, थोड़ा थोड़ा सारे में चेंज रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंट जर्नल के लिए फॉर्मेट दिया हुआ है, ये ऑनलाइन जर्नल के लिए दिया हुआ है, ये थीसिस एंड डिसर्टेशन के लिए दिया हुआ है, और इसी प्रकार से फोटोग्राफ्स और वेबसाइट के लिए भी दिया रहता है, ठीक है। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं ई रिसोर्स की, क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको रिसोर्स की आवश्यकता होगी। और आज के समय में जो सूचना विस्फोट का युग के नाम से भी जाना जाता है, तो इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो है, तो प्रिंट में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको मिलेगा। लेकिन बहुत लोग क्या समझते हैं, गूगल पे जाएंगे तो सारा कुछ मिल जाएगा, या आपको पता ही नहीं होता है, आप गूगल पे सर्च मारते हो और आपको इंफॉर्मेशन किसी के ब्लॉग का मिल जाता है और आप उठा के लिख देते हो ना, या कहीं से भी मिला, आपको लगा कि वो गूगल पे तो सही होगा, आप लिख लिए। मान लीजिए कोई भी कुछ भी लिख दिया है, जैसे यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे ज्ञानी बाबा हैं, वो कुछ भी बताए पड़े हैं, उसी तरीके से गूगल पे या ब्लॉगर पे बहुत सारे लोग ब्लॉग लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप जब रिसर्च के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन लेंगे तो पहला आपको ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा ऑथेंटिक सोर्स का इस्तेमाल करिए, आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन मत लीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा ना, फेक इंफॉर्मेशन आपको इसमें आ जाएगा। तो ऑथेंटिक सोर्स से ही आपको इंफॉर्मेशन को लेना है, ठीक है। ये हमारे टाइप्स ऑफ ई रिसोर्सेज हैं, ये कुछ हमारे ई रिसोर्स के एग्जांपल हैं। पहला जो यहाँ पर हम ई रिसोर्स की बात करेंगे वो ई ज्ञान कोश। ई ज्ञान कोश जो इग्नू का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, सुना है। तो ई ज्ञान कोश जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में जो डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई करवाता है, तो उसका जो भी बुक मटेरियल है वो पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर पड़ा हुआ है। आप जब जाएंगे तो अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर जाकर आप ढूंढ सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए ये बीए जनरल, बीए ऑनर्स, ये बीएससी वगैरह, और यहाँ पर कुछ ये कम्युनिटीज दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जब आप ये देखेंगे इग्नू सेल्फ लर्निंग मटेरियल एसएलएम वाला जो कम्युनिटीज है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने सब कम्युनिटीज खुल जाएंगे एसएलएम के अंतर्गत, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, स्कूल ऑफ साइंसेज, स्कूल ऑफ एजुकेशन। अब आप जिसमें भी आते हैं, जिस फैकल्टी के अंतर्गत आते हैं, पहले उस फैकल्टी के अंतर्गत जाइए, वहां पर जाकर आपको आपका सब्जेक्ट मिलेगा। अगर फैकल्टी के अंतर्गत आप किसी का चुनाव कर लेंगे, जैसे आप यहाँ देखिए हमने किसका चुनाव किया हुआ है, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, ठीक है।
तो वहां जब आप जाएंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा बैचलर डिग्री, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा एंड मास्टर डिग्री प्रोग्राम। अब आपको किस प्रोग्राम का मटेरियल चाहिए उस प्रोग्राम पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद उसके अंतर्गत आपका आ जाएगा, विषय आ जाएगा कि आपको सोशियोलॉजी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, हिस्ट्री चाहिए। अब उसमें जाइए आप और वहां पे आपका वो सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा और उसके अंदर पीडीएफ फाइल यूनिट वाइज पड़ी हुई है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। दूसरा ई रिसोर्स जो है हमारा ई पीजी पाठशाला, भारत सरकार के द्वारा यूजीसी का इंटरनेट के द्वारा चलाया गया ये है। इसमें क्या है कि हमारे जितने भी पीजी सब्जेक्ट हैं उनका सारा कंटेंट यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो कि टेक्स्ट मटेरियल के साथ साथ वीडियो मटेरियल भी पड़ा हुआ है। तो जब भी आप ई पीजी पाठशाला के अंतर्गत जाएंगे आपको कुछ नहीं करना है, आप गूगल पे जाइए। गूगल पे जाने के बाद जैसे मान लीजिए कि आपको पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं आप, तो ई पीजी पाठशाला स्पेस पॉलिटिकल साइंस इंटर मार दीजिए तो आपका सीधे खुल जाएगा पॉलिटिकल साइंस वाला चैप्टर। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सारे जो हैं सब्जेक्ट के नाम दिए हुए हैं और सब्जेक्ट के साइड में आप देखिए नंबर दिया हुआ है कि नंबर जो है कि उस सब्जेक्ट में कितना कंटेंट पड़ा हुआ है वो उसका नंबर शो कर रहा है। यहाँ एक एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है, जैसे यहाँ सब्जेक्ट जूलॉजी, जैसे मान लीजिए आप गूगल में गए ईपीजी पाठशाला स्पेस जूलॉजी डाल के जब इंटर करेंगे आप तो जो इंटरफेस खुलेगा, जो पहला लिंक खुलेगा आप उसको क्लिक करिए तो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखेगा, ये इंटरफेस दिखेगा आपको। आप यहाँ पर जो पहला ये ड्रॉप डाउन मेनू दिख रहा है, यहाँ पर आप पेपर है और दूसरे वाले में क्या है मॉड्यूल है। तो आपको पहले का सिलेक्ट करना है पेपर। जैसे मान लीजिए आपके सब्जेक्ट में 5 पेपर है, यहाँ 5 पेपर दिया हुआ, तो जिस पेपर से रिलेटेड आपको टॉपिक चाहिए तो आप पहले पेपर सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप उसका मॉड्यूल सिलेक्ट कर लो। तो जब जैसे ही आप पेपर के बाद मॉड्यूल सिलेक्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या होगा, आपको ये जो ई टेक्स्ट दिख रहा है ना यहाँ पर ये एक्टिव हो जाएगा और आपको यहाँ पर पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। ये जो आपने जो मॉड्यूल चूज किया उसका पीडीएफ फाइल देखिए 19 पेज दिया हुआ है, 19 पेज का एक पीडीएफ यहाँ पर ओपन हो गया आपके टॉपिक से रिलेटेड। अब आप इसको यहाँ से देखिए डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ स्क्रॉल करके आप यहाँ पे ऑनलाइन रीड भी कर सकते हैं। और अगर आप तो चाहते हैं कि इसी कंटेंट का आप वीडियो लेक्चर किसी प्रोफेसर का सुनना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप यहीं पर जो सेल्फ लर्निंग दिया हुआ है जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहीं पर आपको एक वीडियो लेक्चर ओपन हो जाएगा सेम कंटेंट का। ठीक है, मतलब एक ही कंटेंट को आपको पढ़ने का भी अवसर यहीं से मिलेगा और लेक्चर सुनने का भी अवसर यहीं से मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ईपीजी पाठशाला, आप सभी लोग पीजी के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को यूज करना चाहिए। लर्न मोर के अंतर्गत इसके रेफरेंस की बात की गई है कि आप इसी कंटेंट के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो उसके रेफरेंस दिए हुए हैं, आप उनको सर्च करके पढ़ सकते हैं। तीसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ई रिसोर्स है एनलिस्ट। ये पेड है, ये फ्री नहीं है। इसको आपको एक्सेस करने के लिए आपको अकाउंट बनवाना होगा जो कि महाविद्यालय के द्वारा बना दिया जाएगा। ये हमारे महाविद्यालय द्वारा सब्सक्राइब किया जाता है और इसमें 1 लाख से ज्यादा ई बुक्स है और हजारों से इस संख्या में ज्यादा क्या है जर्नल है। मतलब आप अपने विषय से रिलेटेड बहुत सारे जर्नल्स पा जाएंगे और लाखों की संख्या में, या अपने एक विषय में कहें तो हजारों की संख्या में ई बुक्स मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप अपना अकाउंट बना के यहाँ पर इसे एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ई जर्नल का डाटाबेस है, ये पूरा दिख रहा है और ये ई बुक्स का है। ये हमारे जो लेफ्ट में नाम दिए हुए हैं ये डाटाबेस नेम है और साइड में जो नंबर दिए हुए हैं वो टाइटल्स दर्शा रहा है। आप अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पर जो ई बुक्स हैं वो लाखों की संख्या में है। आप देख सकते हैं ये 1,85,000 तो यहीं पर दिख रहा है। ठीक है, लाखों की संख्या में बुक्स हैं और यहाँ आप काउंट करेंगे तो हजारों की संख्या में जर्नल्स हैं। मतलब आपके महाविद्यालय में हजारों की संख्या में जर्नल सब्सक्राइब हो रहा है और लाखों की संख्या में ई बुक सब्सक्राइब हो रहा है। और अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं तो आप भारी गलती कर रहे हैं। ठीक है, जागरूक बनिए, यूज करिए। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है लिस्ट में यूज करने के लिए। आप अगर डाटाबेस में जाके सर्च करने की कोशिश करेंगे तो आपको समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, क्योंकि हर डाटाबेस का एल्गोरिदम अलग हो सकता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सर्च बॉक्स में जाइए और सिंपली कीवर्ड डालिए।
कीवर्ड, आपको जो कीवर्ड चाहिए आप अपना स्पेसिफिक कीवर्ड डाल दीजिए सर्च बॉक्स में और आपको आपका रिसोर्स आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, इसमें जब भी आप सर्च करेंगे तो मैंने क्या बोला, एनलिस्ट में दो प्रकार के रिसोर्स हैं, एक क्या है जर्नल है और एक ई बुक्स है। तो जब भी आप कोई भी कीवर्ड डालेंगे तो दो प्रकार का रिजल्ट आएगा। यहाँ भी आप देखिए हमने एक कीवर्ड डाला सिंपली जूलॉजी, तो हमारे सामने दो यहाँ पर सर्च आए हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है ई बुक्स और यहाँ क्या लिखा हुआ है जर्नल। आपको समझना है कि जहाँ पर ई बुक लिखा हुआ है वो बुक है और जहाँ जर्नल लिखा हुआ है वो रिसर्च पेपर है। तो अगर आप रिसर्च पेपर सर्च कर रहे हो तो आप रिसर्च पेपर वाला डाउनलोड कर लो, और अगर आप बुक्स खोज रहे हो तो बुक वाला डाउनलोड कर लो। यहाँ पर आप रीड ऑनलाइन डाउनलोड बुक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक हमारे पास ई रिसोर्स है कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये भी हमारा यूजीसी के द्वारा चलाया जाता है। इसमें वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं। तो ये क्या बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4 करके ये कैटेगराइज करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं नेचुरल एंड अप्लाइड साइंस, फिर यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस। यूट्यूब चैनल तो आपका जिस भी बैंड के अंतर्गत आपका दिया हुआ है डिसिप्लिन आपका जहाँ भी है, आप जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, उसमें आप चले जाइए। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने जूलॉजी लिया था, तो जूलॉजी वाले को हमने खोल लिया, यहाँ पर उसकी प्लेलिस्ट खुल गई है। अब आप यहाँ जाके किसी में 400, किसी में 500, किसी में 200 वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं। ये भी आपके मतलब काफ़ी काम की चीज़ है, आप देख सकते हैं। अब बात हो रही है यहाँ पर रिसर्च की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है शोध गंगा। आप जो रिसर्च बनाने की बात कर रहे हैं या जिसके लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं डिसर्टेशन बनाने के लिए, तो शोध गंगा भी हमारा यूजीसी के द्वारा एक वेबसाइट है, एक रिपोजिटरी इसको बोलते हैं। ये क्या होता है कि हमारे भारत में जितना भी विश्वविद्यालय है उसके अंतर्गत जितनी भी पीएचडी थीसिस जमा की गई है उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पर जमा किया गया है इस रिपोजिटरी में। ठीक है, तो आपको जो भी चाहिए, आपको थीसिस का फॉर्मेट या पूरी की पूरी थीसिस, आप अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जो आप रिसर्च करने जा रहे हो या प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, डिसर्टेशन बनाने जा रहे हो, उसी टॉपिक को आप यहाँ सर्च कर लो। इससे दो फायदा होगा, एक तो आपको लिटरेचर रिव्यू करने में यहाँ पर काफी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप लेटेस्ट जान जाओगे कि क्या क्या काम हुआ है, क्योंकि बुक से ज्यादा तो आपको यहाँ पता चलेगा ना, क्योंकि ये तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है ना। थीसिस जो होती है वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो आपको ज्यादा एक्चुअल डाटा पता चलेगा कि कहाँ काम हुआ है, कहाँ तक काम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जाना है और आपको अपना सर्च बॉक्स में कीवर्ड डाल देना है। जैसे ही आप कीवर्ड डाल के सर्च करेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरे क्या हुए, थीसिस ओपन हो गए। अब आपका जो भी पर्टिकुलर टॉपिक या आपके टॉपिक से रिलेटेड थीसिस है, आप यहाँ पर उसको वो कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए, आप देखेंगे। उसके बाद जैसे वो थीसिस ओपन हो गई, ठीक है। अब थीसिस जो ओपन हो गई तो आप देखेंगे यहाँ पे टाइटल से लेके पूरा बिब्लियोग्राफी पब्लिकेशन तक का पूरा चैप्टर खुल गया। अब आपको जो चैप्टर चाहिए या सारा चैप्टर चाहिए तो 1 बाय 1 करके आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा हमारा उसी का सिस्टर प्रोजेक्ट है शोध गंगा का, जिसका नाम है शोध गंगोत्री। शोध गंगोत्री में जैसे जब आप रिसर्च करते हो तो रिसर्च करने के बाद जब आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है, थीसिस तैयार हो जाती है, तो वो कहाँ जमा होता है, शोध गंगा में। लेकिन जब आप रिसर्च स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने वाले हो, आपका जो प्रपोजल है, आपका जो रूपरेखा जिसको सिनॉप्सिस बोलते हैं कि आप क्या काम करने वाले हो, कैसे काम करने वाले हो, वो कहाँ जमा रहता है, शोध गंगोत्री में। तो जो लोग रिसर्च स्टार्ट करने वाले हैं उनको किसकी जरूरत ज्यादा है, पहले शोध गंगोत्री की, क्योंकि ये आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए, सिनॉप्सिस बनाने के लिए हेल्प तो करेगा ही। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिसर्च ट्रेंड जानने में आपकी हेल्प करेगा ना।
कि एक्चुअल में क्या ट्रेंड चल रहा है। आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड या कीवर्ड से रिलेटेड जब टॉपिक सर्च करोगे तो सारा सिनॉप्सिस एक जगह ओपन हो जाएगा, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि नहीं कहाँ कहाँ काम हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या काम नहीं हो रहा है, समझ रहे हो, क्या ट्रेंड चल रहा है। भाई ट्रेंड जानना जरूरी है, अभी क्या ट्रेंड है, तो ये ट्रेंड आपको कौन बताएगा, शोध गंगोत्री। ठीक, दूसरा हमारा एक डाटाबेस है प्रोक्यूस्ट का, इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्कवरी जर्नल बुक्स थीसिस एंड डिसर्टेशन। आपको यहाँ भी सर्च बॉक्स में जाके आप क्लिक करेंगे, आपको हजारों की संख्या में डिसर्टेशन थीसिस वगैरह मिल जाएंगे। दूसरा NDLTD नेटवर्क डिजिटल लाइब्रेरी फॉर थीसिस एंड डिसर्टेशन, ये भी सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ भी आ जाइए, आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें भी आप जाके सर्च करेंगे तो यहाँ पर भी आपको वही चीज मिलेगी। ओपन एक्सेस थीसिस एंड डिसर्टेशन, ये भी एक वेबसाइट है, यहाँ भी जाएंगे आप तो थीसिस एंड डिसर्टेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल कॉमन नेटवर्क में भी हजारों की संख्या में आपके रिसर्च आर्टिकल पड़े हैं, आप यहाँ जाइए, आपको अपने रिसर्च से टॉपिक से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगा। दूसरा हमारा है गूगल स्कॉलर, यहाँ पर आपको ई बुक्स के साथ साथ बहुत सारे रिसर्च पेपर मिल जाएंगे। और दूसरा एक फायदा रिसर्च स्कॉलर का, गूगल स्कॉलर का ये है कि गूगल स्कॉलर को जब आप जाएंगे उसमें कोई टॉपिक सर्च करेंगे तो जो सर्च रिजल्ट आएगा तो उसके आप नीचे देखेंगे तो एक जगह लिखा होगा साइट और एक जगह लिखा होगा साइटेड बाय। तो जब साइटेड बाय पे क्लिक करेंगे तो उन लोगों की लिस्ट आ जाएगी जिन्होंने उसको साइट किया है, और जब साइट पे क्लिक करेंगे तो जो मैं रेफरेंस की बात कर रहा था, रेफरेंस स्टाइल की बात कर रहा था ना कि आपको एपीए में देना है, एमएलए में, शिकागो में, आप देखेंगे कि एपीए एमएलए और शिकागो का रेडीमेड रेफरेंस बना के देता है गूगल स्कॉलर। जैसे ही साइट पे क्लिक करेंगे तो वहां आ जाएगा, आप कॉपी करके डाल सकते हैं। दूसरा हमारा है एक वेबसाइट जिसका नाम है डोज, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल। डोज में भी आपको बहुत सारे जो पत्रिकाएं हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप अपने रिसर्च से रिलेटेड यहाँ पर जाकर कीवर्ड को डालेंगे तो आपको, या सब्जेक्ट वाइज भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और इसी का सिस्टर प्रोजेक्ट है दो, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक्स। डोज में आप क्या कर रहे थे, जर्नल खोज रहे थे, रिसर्च पेपर, और दो में क्या खोज रहे हो, बुक्स, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन एक्सेस है। लास्ट में यहाँ पर हमारे कॉलेज की वेबसाइट की बात कर लें कि अभी तक जितने भी रिसोर्स की मैं बात किया या ई रिसोर्स की बात किया, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप केवल एक वेबसाइट याद रखिए, अपने महाविद्यालय की वेबसाइट। जब भी आप RVR कॉलेज की वेबसाइट खोलेंगे और वेबसाइट के अंतर्गत एक मेनू मिलेगा आपको, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन सेंटर, और लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन सेंटर में आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो सब मेनू दिख रहा है इसमें आपको एक जगह दिखेगा ई रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पर E19 ऑनलाइन कोर्स, ये सारी चीज भी मिलेंगे। जब आप ई रिसोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ये लिस्ट नीचे बहुत लंबी है, आप यहाँ देखेंगे कि ई रिसोर्स का जो नाम है वो मिलेगा आपको, उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि उस ई रिसोर्स के अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, और लास्ट में आपको लिंक मिलेगा, तो आप डायरेक्टली लिंक सर्च करिए, वहां से मिल जाएगा। ये कुछ मैगजीन है, यहाँ से आप मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।